डांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं के सर, बायोलॉजी फैकल्टी, आपके साथ यूट्यूब चैनल पर 12th बायोलॉजी को डिस्कस करूंगा। आप लोग घर पर बैठकर हमारी इस एक नई कोशिश, नए प्रयास का अच्छे से फ़ायदा उठाएं और एंजॉय से हमारी YouTube क्लासेस को नियमित तरीके से पढ़ें। जब तक हमारी रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तब तक आप लोग हमारे इन्हीं वीडियो लेक्चर्स को नियमित तरीके से देखें और इनके नोट्स बनाएं। और जो भी आपके क्वेश्चंस या डाउट हों, आप हमारे स्कूल की ऐप के माध्यम से या हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम जितना जल्दी संभव होगा आप लोगों से संपर्क करेंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका बायोलॉजी का सेशन है। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज यहाँ पर आपके लिए एक नया सेशन, एक नई क्लास लेके आया हूँ जो RBSc बायोलॉजी ओरिएंटेड है। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं RBSc की फर्स्ट यूनिट। आपको पता है ये यूनिट है फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है आवर्त बीजियों में जनन एवं विकास। ओके, reproduction and development in angiosperm। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी यूनिट है। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये हमारी 4 मार्क्स की यूनिट है। 4 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर आपको 4 चैप्टर मिलेंगे जो कि सारे जनन से संबंधित हैं। 4 चैप्टर हैं इसमें। सो यू हैव 4 चैप्टर इन दिस यूनिट। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। रिप्रोडक्शन, जनन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। मीन्स आवर्तबीजी पादपों में जनन किस तरह से होता है आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। कायिक जनन, इसके अलावा आपको पढ़ने को मिलेगा अलैंगिक जनन और हम इसमें पढ़ेंगे लैंगिक जनन। सो जनन की तीनों विधियां, तीनों मेथड्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। सो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। जो सेकंड चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर के अंदर आता है जो नर और मादा युग्मकोद्भिद हैं उनमें भेद। सो मैं लिखता हूं नर व मादा युग्मकोद्भिद। नर व मादा युग्मकोद्भिद में भेद। 2 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो इसके अंदर हम देखेंगे संरचना और एक चीज इसके अंदर हम देखेंगे विकास। सो 2 चीजें आएंगी, संरचना और विकास। ओके, थर्ड चैप्टर जो है उसके अंदर हम देखते हैं पॉलिनेशन मींस परागण। देन उसके बाद में अनिषेच्यता जिसको आप बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। वी कैन से इसको असंगतता भी कहते हैं, असंगतता। ठीक है। देन इसके बाद में निषेचन और फिर 2 चीजें, एक तो भ्रूण व भ्रूणकोश का विकास। भ्रूण व भ्रूणकोश का विकास। आप पहले आगे पीछे भी कर सकते हैं, इनमें कोई ऐसा मैटर नहीं करता। पहले भ्रूण ले लिया हमने, भ्रूण और भ्रूणकोश का विकास।
और जो फोर्थ चैप्टर है वो है जनन की विशिष्ट विधियां, जनन की विशिष्ट विधियां। अब जनन की विशिष्ट विधियां जो है, जनन की विशिष्ट विधियों में आप क्या देख सकते हैं, जैसे आपको पता है, आप इसके अंदर असंग जनन, जिसे आप एपोफिक्सिस कहते हैं, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में देखेंगे। सो आप थोड़ा फोकस कीजिए। मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि ये हमारी क्लास आरबीएससी बोर्ड ओरिएंटेड क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको 100% मार्क्स देने का एक पैटर्न बता रहा हूँ। मेरी क्लास उसी तरह से है कि आप कैसे इस 4 मार्क्स की यूनिट में से 4 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सो हमारी इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं जो आपके सामने हैं। अब मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर इट मीन्स बोर्ड 2020 आपके लिए बोर्ड 2020 है, जिसके अंदर इस यूनिट से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। 2 टाइप के क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन आया वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब अति लघुत्रात्मक प्रश्न आया एक, जिसका अंक भार जो था, मार्क्स वेटेज जो था, वो 1 नंबर था। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही आया 1 नंबर का इसी यूनिट से। और जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है लघु उत्तरात्मक, शॉर्टर टाइप, लघु उत्तरात्मक टाइप 2। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 2 मार्क्स के आते हैं और एक 3 मार्क्स के आते हैं। ये आया, इसका भी 1 क्वेश्चन आया जो आया 1 + 2 की फॉर्म में, इट मींस 3 मार्क्स। सो अगर हम चाहें तो बोर्ड के पैटर्न मींस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस सबको देखें तो बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि इस यूनिट से कौन-कौन से क्वेश्चन कहां-कहां से आने वाले हैं, और हम उसी के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी तैयारी रखते हैं तो आप एक-एक करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके एक-एक करके आप पढ़ते हैं तो हम 100% मार्क्स ला सकते हैं। सो मैंने आपको ये बोर्ड 2020 के अंदर जो किस तरह से इस यूनिट से क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन था, किस तरह से इस यूनिट से क्वेश्चंस आए, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। फर्स्ट कह दिया मैंने आपसे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आया 1 मार्क्स का, पहला क्वेश्चन था वो, और सेकंड आया लघुत्रात्मक जो सेकंड टाइप का था, 2 टाइप का था, मींस 3 नंबर का था, वो 1 था, 1 + 2 के रूप में आया था। और इसकी भी क्वेश्चन संख्या भी फिक्स थी, ये कौन से नंबर पर है, 25 नंबर पर है, 25 नंबर क्वेश्चन इसका आया था। सो ये हम लोगों का आरबीएससी की फर्स्ट यूनिट का जो एक ओवरव्यू है कि हम लोगों को किस तरह से क्या-क्या पढ़ना है इसके अंदर, वो मैंने आपके सामने रखा है। सो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता रहेगा कि मुझे कितने नंबर का क्वेश्चन कहां से क्या करना है। ओके, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारी इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, मतलब आवर्तबीजी पादपों में जन्म। सो मैं इसको रख कर रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम जनन के 3 प्रकार पढ़ेंगे। एक कायिक जनन, ठीक है, दूसरा अलैंगिक, और तीसरा लैंगिक। ओके, सो सबसे पहले इन सारी बातों को छोड़कर, ये जो फर्स्ट बात है अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन, इसको छोड़ के पहले हम आवर्तबीजी पादपों के
जीवन चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। जीवन चक्र इट मींस लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। सो आवर्तबीजी पादपों में जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार का होता है, कैसे होता है। वैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में 11th क्लास के अंदर जहां पर हम वीट एकर का वर्गीकरण पढ़ते हैं, उस वीट एकर के वर्गीकरण में हम एक जगत वर्गीकरण में एक किंगडम पढ़ते हैं, एक जगत पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लांटी, और उसके अंतर्गत हम पादपों को सम्मिलित करते हैं। इस प्लांटी जगत के अंदर जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जो 5 प्रकार के पादपों को वर्ग जो हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में या आवर्तबीजी पादपों के बारे में बात कर रहे हैं। सो आप लोग प्रीवियस क्लास के अंदर आवर्तबीजी पादपों के बारे में पढ़कर आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर 12th में भी जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आवर्तबीजी पादपों में जीवन चक्र के बारे में चर्चा कर रखी है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आप लोग यहाँ पॉइंट कर सकते हैं वो क्या है, मैं फिर से ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ जीवन चक्र की। सो सबसे पहली बात यहाँ पर जो देखने वाली है वो ये है कि आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। पहला क्वेश्चन ये, तो आप कहते हैं इनमें द्विगुणितक जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक, ठीक है, द्विगुणितक प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है, द्विगुणितक जीवन चक्र होता है, डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल होता है। अब एक और बात, डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी दोनों प्रकार के पादपों में पाया जाता है। आप जानते हैं 4 प्रकार के जीवन चक्र होते हैं। एक जीवन चक्र होता है जिसे बोलते हैं अगुणितक, हैप्लॉन्टिक टाइप का जीवन चक्र, दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक टाइप का जीवन चक्र, और तीसरा होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अगुणितक द्विगुणितक प्रकार का जीवन चक्र। सो आवर्तबीजी पादपों के अंदर द्विगुणितक या डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। ओके, फर्स्ट बात ये। अब इसका मतलब क्या है डिप्लॉन्टिक? इट मींस यहां पर जो मुख्य पीढ़ी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। सो आप देखेंगे इसके अंदर 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं बीजाणुद्विध, ठीक है, जिस इंग्लिश में आप स्पोरोफाइट कहते हैं, और एक पीढ़ी होती है जिसे हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद, ठीक है, इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, एक तो होता है बीजाणुद्भिद और एक होता है युग्मकोद्भिद। सो आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज स्पोरोफाइट एंड व्हाट इज गैमेटोफाइट? क्या होता है बीजाणुद्भिद और क्या होता है युग्मकोद्भिद? ठीक है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। ओके, सो सेकंड जो है इसके अंदर वो है युग्मकोद्भिद। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बीजाणुद्भिद क्या होता है और युग्मकोद्भिद क्या होता है। ये दोनों बातें आप क्लासेस में पढ़ के आए हैं। बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद वैसे बहुत इजी बात है। बीजाणुद्भिद मतलब बीजाणु से, बीजाणु मतलब बीज, यहाँ पर बीज है ना, और यहाँ युग्मकोद्भिद मतलब युग्मक से। सो अब देखेंगे इसके अंदर तो 2 बातें। पहली बात, आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो मुख्य पीढ़ी होती है वो होती है बीजाणुद्भिद। क्या क्या खास बात है इसकी, विशेषताएं क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये द्विगुणित होती है, 2n होती है, आप जानते हैं द्विगुणित। ठीक, सेकंड बात ये,
और क्या होती है, ये लॉन्ग लीव होती है। लॉन्ग लीव मींस दीर्घजीवी, लॉन्ग लीव। और बीजाणुउद्भिद क्या होता है, स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी। इट मींस ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसको कहा गया है कि क्या होता है, स्वतंत्र जीवी। तो आप देखें। और एक और बात, ये क्या है, प्रमुख पीढ़ी। सो द्विगुणित होता है बीजाणुउद्भिद, दीर्घजीवी होता है, स्वतंत्र जीवी होता है और प्रमुख पीढ़ी होती है। सो ये बात आप ध्यान रखना। यदि आप अगर बात करते हैं युग्मकोद्भिद की, तो युग्मकोद्भिद पहली बात तो कैसा होता है, एन होता है, एन इट मींस अगुणित होता है, अगुणित। ओके, नेक्स्ट ये शॉर्ट लीव होता है, तो इसे हम कह सकते हैं ये अल्पजीवी होता है, ये अल्पजीवी है, ठीक है। और ये स्वतंत्र जीवी नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। किस पर निर्भर होता है, बीजाणुउद्भिद पर निर्भर होता है। ओके, सो मैं आपको आवृतबीजी पादपों का जीवन चक्र कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। तो हम कह सकते हैं ये आश्रित होता है, और आपको पता है दो ही हैं, एक तो बीजाणुउद्भिद है, एक युग्मकोद्भिद है। तो कौन किस पर आश्रित है, अगर ये आश्रित है तो किस पर होगा, डेफिनेटली बीजाणुउद्भिद के ऊपर होगा। ओके, सो नाउ देखते हैं, हमारे पास में सबसे पहले एक बीजाणुउद्भिद है। इट मींस हमारे पास में एक प्लांट है, ये आपके पास एक प्लांट है। ओके, इस प्लांट पर आप जानते हैं कि कोई भी जीव होता है उसके अंदर दो फेज होती हैं। अगर हम पादपों की बात करें तो एक प्रावस्था होती है जिसे हम कायिक प्रावस्था कहते हैं, और दूसरी प्रावस्था जो होती है उसे हम लैंगिक प्रावस्था कहते हैं, है ना। तो कायिक प्रावस्था, जब कोई बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो उसकी कौन सी प्रावस्था है, कायिक प्रावस्था। और जैसे ही उसके ऊपर पुष्प आना शुरू हो जाते हैं, मींस लैंगिक संरचनाओं का विकास होता है, वो पादप प्रवेश करता है अपनी कायिक प्रावस्था से अपनी लैंगिक प्रावस्था के अंदर। ओके, कायिक प्रावस्था मींस वेजिटेटिव फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज। सो यहाँ पर ये आपका प्लांट है जो स्पोरोफाइट के रूप में होता है। आपने ये भी देखा है, ये इसके ऊपर मैंने आज यहाँ लिख दिया, ये क्या है, पुष्प, जिसे आप फ्लावर कहते हैं। ये लीव्स हैं, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अब पुष्प के अंदर दो चीजें होती, दो चीजें, एक तो क्या होगा पुष्प में, एक तो उसका मेल पार्ट होगा और एक इसका फीमेल पार्ट होगा। सो फीमेल मेल में हम देखते हैं एक होगा पुमंग और एक होगा जायांग। पुमंग और जायांग, ये सब बातें आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हो। पुमंग हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मैं यहाँ पर केवल लाइफ साइकिल को आपके लिए ले रहा हूँ। पुमंग इट मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब पुष्प का नर जननांग। जायांग पुष्प का मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, सो पुमंग के अंदर इसकी जो यूनिट है उसको बोलते हैं हम पुंकेसर। ओके, और इसको बोलते हैं हम स्त्रीकेसर। पुमंग इट मींस एंड्रोसियम, जायांग इट मींस गाइनोसियम, पुंकेसर इट मींस स्टैमन, स्त्रीकेसर इट मींस कार्पल्स। पुंकेसर के अंदर होता है परागकोश, स्त्रीकेसर के अंदर होता है बीजांड। ओके, इसके अंदर से आएंगे
नरयुग्मक ओके, नरयुग्मक। लेकिन उससे पहले आप क्या देखेंगे, ये जो परागकोश या जिसे हम एंथर कहते हैं, ये एंथर है एक्चुअली, एंथर, और ये क्या है, ओव्यूल। ठीक है, इस एंथर के अंदर क्या रहेंगे, युग्मकोद्भिद, और इस बीजांड के अंदर क्या रहेंगे, युग्मकोद्भिद। अब कौन कौन से युग्मकोद्भिद हैं, सो आप देख सकते हैं यहां पर जो बीजांड है उसके अंदर तो रहेगा भ्रूणकोश, और ये जो परागकोश है इसके अंदर रहेगा परागकण। इट इज एम्ब्रियो सैक, embryo sac, and it is pollen grain. Okay, now अब क्या होगा, अब परागकण में अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, एंड देखो यहां से भ्रूणकोश, इस भ्रूणकोश के अंदर हमारे पास में एग सेल है, एग सेल जिसे आप अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका है। यहां परागकण, इसमें से मेल गैमेट, ओके, मेल गैमेट दो होते हैं, ओके, 1 and 2। सो हम लोग 1 2 पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का क्या होगा, फ्यूजन, संलयन होगा, फ्यूजन होगा, और जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन से क्या बनेगा, जाइगोट या युग्मनज। इस युग्मनज में डेवलपमेंट होगा, ओके, इस युग्मनज में डेवलपमेंट होगा, और इससे क्या बनेगा, बीज, ओके, जिसके अंदर क्या क्या होंगे, भ्रूण भी होगा, और जिसके अंदर भ्रूणकोश भी होगा। एंड फाइनली जब इसका जर्मिनेशन होगा तो ये किस में बदल जाएगा, बीजाणुकोद्भिद में बदल जाएगा। सो इट इज होल लाइफ साइकिल या जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र है किसका, आवर्त बीजी का, आवर्त बीजी का जीवन चक्र है। ओके, अब यहां पर बात आती है, ये कैसा है 2n और ये कैसा है n। इट मींस, इसका मतलब क्या हो गया कि ये परागकण कैसा होगा, n, ये परागकण n होगा। आई समझ में आपकी बात, इसके अंदर ये एग सेल कैसी है n, ये कैसा है n, और ये कैसा हो गया 2n। इसके बाद में कंप्लीट एक प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, 2n होता है। ये चीज आप देख सकते हैं। सो इट इज कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ये आपके सामने लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का। ओके, सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप एक बार अपने हाथ से इसको बनाकर देखें। डेफिनेटली आपको इसका एक एक स्टेप समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। यहाँ मैंने केवल आपको इसका एक ओरिएंटेशन, एक व्यवस्था दी है मैंने सिर्फ, बाकी आपको इन सब के नाम पता है, आप इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो ये जीवन चक्र पूरा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन की कोई 1 मार्क्स का, मैंने आपसे कहा 1 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ भी किसी भी लेवल पर जाके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र की बीजाणुविद अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, युग्मनकोद्भिद की क्या विशेषताएं हैं,
या बीजाणुविद कैसा होता है, जीवन चक्र किस प्रकार का पाया जाता है, आपकी किताब में स्पष्ट है एकदम, देखो आप स्पष्ट प्रकार का जीवन चक्र है, एकदम क्लियर जीवन चक्र पाया जाता है। आवर्तबीजी पादप जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो अपने पूरे जीवन काल में किन किन अवस्थाओं से गुजरते हैं। नाउ अब हम फोकस करते हैं जो हमारा चैप्टर है उसका जो मेन टॉपिक है वो क्या है, जनन। सो मैंने यहाँ स्टार्ट किया जनन से, जनन या आप जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो सबसे पहले जनन की, हम जनन के बारे में बात करें तो आप देखते हैं जनन दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। यहाँ देखो रिप्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देता है। डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक को कितना समझ चुके हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप उसकी डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं। सो डेफिनेशन या परिभाषा लिखने के लिए आपको उस शब्द को समझना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा रिप्रोडक्शन, इट मींस री प्लस प्रोडक्शन। री मतलब पुनः और प्रोडक्शन मींस उत्पादन। इट मींस इसका मतलब क्या हो गया, पुनः उत्पादन, पुनः उत्पादन, वापस से, है ना। सो जनन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, पुनरुत्पादन करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, हम लोग पादपों की बात कर रहे हैं तो पादपों के रेफरेंस में बात करते हैं, है ना। तो पादप जीव लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, बस इतनी सी बात। आप इस बात को 1000 तरीके से लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब बात आती है क्यों, वाई, क्यों करे जीव पुनरुत्पादन। क्या इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, क्या इसमें समय खर्च नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जिसलिए जीवों को नए जीव उत्पन्न करना है या नए जीव उत्पन्न करने हैं। तो देखो जीवों को प्रकृति ने एक क्षमता दी है जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बना रहे और प्रकृति के अंदर जो जीव हैं उनकी कंटिन्यूटी रहे, मतलब उनकी निरंतरता रहे। तो जीव, अगर कोई जीव है उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अगर किसी जीव को अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखना है तो उसको जनन करना होगा, पुनरुत्पादन करना होगा। और ये प्रकृति ने जीवों को इसकी अपार क्षमता दी है। ठीक है, सो इसका आंसर, क्यों का आंसर है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। मैं चाहता तो यहाँ पर एक शब्द और जोड़ सकता हूँ, अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है या अपनी संख्या को पुनरुत्पादित करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। अब बात आती है कि क्या जीवन में सभी परिस्थितियां एक समान रहती हैं, क्या जीवन हमेशा एक जैसा ही चलता रहता है, क्या वातावरणीय परिस्थितियां एक जैसी रहती हैं। इन सभी बातों को आप देख सकते हैं कि प्रकृति कभी एक समान बनी नहीं रहती। प्रकृति में एक चक्र की तरह से चलती है, मतलब कि कुछ समय तक एक जैसी परिस्थितियां रहती हैं, उसके बाद में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मतलब मैं दो बातें कह सकता हूं, एक तो अनुकूल परिस्थितियां और एक प्रतिकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां, कभी जीव के लिए अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, कभी जीव के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं। जैसे आप देखते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में एक सांप जो होता है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं शीत निष्क्रियता, है ना। मतलब सर्दियों के दिनों में
कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके लिए सर्दियां अगर प्रतिकूल होती हैं तो वे एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां पर वे निष्क्रिय बनकर रहते हैं, मरते नहीं हैं लेकिन एक ऐसी निष्क्रिय स्थिति में चले जाते हैं और उसको हम शीत निष्क्रियता कहते हैं, हाइबरनेशन कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जीवों के लिए हर परिस्थिति एक समान नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में भी जीवों को अपने समान नए जीव उत्पन्न तो करने ही होंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है। इसलिए हम देखते हैं कि जीवों के मेथड्स, जीव किस किस प्रकार से जनन कर सकता है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म मींस प्रकार एंजियोस्पर्म में जनन के प्रकार। हमें यहां पर दो प्रकार दे रखे हैं। एक दे रखा है जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इट मींस व्हाट? एसेक्सुअल, इंग्लिश में आप जानते हैं को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं sexual reproduction. So you have two type of reproduction. First asexual reproduction and sexual reproduction. अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। So you have आपके पास दो प्रकार के मोड हैं, दो प्रकार की विधियां हैं, दो प्रकार के तरीके हैं जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि पौधे जनन कर सकते हैं। एक विधि है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। ओके स्टूडेंट, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। ओके, सो थैंक यू।